हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे होंगे। और अच्छी सर्दी पड़ रही है तो थोड़ा तरीके से रहना, थोड़ा अच्छे तरीके से रहना, थोड़ा सर्दी में बैठ के अपनी पढ़ाई को जारी रखना। और हम आपसे एक प्रॉमिस किए थे कि हम आपको विजन की, अभी तो विजन की लेके आ रहे हैं, विजन की अगस्त माह की करंट अफेयर की टेस्ट सीजन लेके आ रहे हैं। और अब आपको हम करंट पढ़ाएंगे और करंट मैगज़ीन में किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से हमें क्या आता है, किस प्रकार से मैगज़ीन बनाई जाती है, किस प्रकार से क्या देखना पड़ता है, हर हम आपको बताएंगे कि करंट को इस मैगज़ीन को किस प्रकार से पढ़े, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पीटी में कैसे बनेंगे, मैथ में किस प्रकार से बनेंगे, हम आपको हर चीज़ समझाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और उपजाति का वर्गीकरण। बोले तो सब क्वालिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। केंद्रीय परियोजनाएं क्या क्या हैं, सुशासन, नागरिक की भागीदारी, सिविल सेवा में लेटरल एंट्री। ये लेटरल एंट्री क्या ज़रूरी थी, इसको अब बंद कर दिया गया, क्या इसका था, सब कुछ पढ़ेंगे। सैरोगेटिव विज्ञापन, सैरोगेटिव विज्ञापन का जो आप मैच से देखते हो उसके नीचे देखते हो कि कभी थम्स अप का होता है, कभी किसका, कभी बोले तो जुबा केसरी, इन सभी का विज्ञापन होता है। और आप देखते हैं कि इसमें ये ज़रूरी है नहीं है, किस प्रकार से ज़रूरी है, किस प्रकार से नहीं है, अब सभी प्रकार से हम बताएंगे। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 क्या ज़रूरी है, किस प्रकार से बनाया गया है, विधायी प्रभाव का आकलन। और आजकल अभी तक सुर्खियों में क्या क्या, परिसीमन आयोग, समझ रहे हो, इलेक्शन कमीशन, वायरलेस विधेयक, ठीक है, जो भी विधेयक वगैरह आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको आईआर, सबसे मोस्ट आईआर है फिलहाल करंट का मुद्दे में। और ये नहीं कह रहा कि अगस्त में ही आईआर तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए। डिप्लोमेसी क्या युद्ध है, आपको आईआर पढ़ने से होगा कि करंट में अब ये चीज़ चल रही है, करंट में ये चीज़ आने वाली है, ऐसे इस प्रकार से हम पर्सन पूछ सकता है एग्जामिनर। इसलिए आईआर पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखें। और आईआर के साथ साथ आपको इन्वायरमेंट और जियोग्राफी पर, इन तीन चीज़ों को तो थोड़ा तरीके से देख लेना यदि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो। बिकॉज आईआर तो इसलिए कि आईआर का में देशों से संबंध पता चल जाता है, देशों से डिप्लोमेसी पता चल जाती है, क्या क्या चल रहा है डिप्लोमेसी में, और डिप्लोमेसी में क्या क्या रूल्स बन रहे हैं, कौन सा देश किस चीज़ पे बातें कर रहे हैं, तो ये तो सारी चीज़ें अपन को पता चल जाती हैं। आईआर इसलिए ज़रूरी है। और इसी आईआर में इन्वायरमेंट आ जाती है। इन्वायरमेंट में ये पता चल जाता है कि पर्यावरण के ऊपर क्या चल रहा है। जैसे कि अब COP29 हुई, पर्यावरण का मुद्दा चल रहा था, COP28 में पर्यावरण का मुद्दा चल रहा था, तो सभी में। और अब G20 बैठक हुई इसमें नवंबर में, G20 बैठक नवंबर में हुई है। और COP29 अब 22 नवंबर तक होने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अपडेट रहना, साथ साथ मैं करवा दूंगा आपको अपडेट कि क्या चल रहा था। आप चैनल को पे बने रहना। चलो शुरू करते हैं अपन। इसके बाद में इकोनॉमिक्स में कौन सी न्यू प्रोग्राम आ रहे हैं, कौन से न्यू डाटा आ रहे हैं, थोड़ा सा बताते रहेंगे इसको। लेकिन आपको सबसे पहले बता दिया थोड़ा आईआर, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट। इनसे आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी हमेशा 17 से 20 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, इन्वायरमेंट में 15 से 20 के लगभग आते हैं, और आईआर तो लगभग क्या ही माने 15 से 20 क्वेश्चन इसके मान लो। पॉलिटी के आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री के आते हैं
10 से 15 क्वेश्चन, तो कुल एवरेज मिला के मान लो 15, देखो 15, 15 और 20, इन तीनों के ही है ना, चलो 10 लगा लो, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए। इनमें यदि आप 40 क्वेश्चन में भी 30 क्वेश्चन सही तरीके से कर पा रहे हो और 10 क्वेश्चन इधर से उठा रहे हो, तो कुछ नहीं पढ़ना आपको। IR, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनसे आपका UPSC का पेपर क्लियर हो रहा है। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें, तो कोई UPSC का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जीवन से बड़ा तो है नहीं। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो बहुत जल्दी निकल जाएगा एग्ज़ाम, कि कोई भी एग्ज़ाम, मैं UPSC का नहीं बता रहा। और देखते हैं इस बार अपन भी, और आपके साथ IR अच्छी है, सिक्योरिटी पर चला देंगे थोड़ा। इस पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, और ये भी थोड़ा देख लो। ये कोई इतना नहीं है, इसमें PCS के लिए अच्छा होता है ये। सॉरी, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, आप सभी अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं पॉलिटी से, कि पॉलिटी में कौन सा सबसे पहले आता है, सब क्वालिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सब क्वालिफिकेशन भाई क्यों ज़रूरत पड़ी उपवर्गीकरण की? तो सब क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जाति के अंदर आरक्षण, उस आरक्षण के अंदर भी जाति के अंदर फिर से आरक्षण। बोल ले तो ये SC या ST कास्ट हो गई, इसके अंदर भी इन लोगों की अलग जाति बोले तो गोत्र तो नहीं बोल सकते, पर उस SC में भी जैसे कि बहुत सी कास्ट होती हैं, आपको पता है कि अलग अलग कास्ट होती है उस जाति के अंदर भी। ये तो एक पूरी ऐसी कास्ट होगी, उसके अंदर भी जाति के अंदर भी आरक्षण देना सब क्वालिफिकेशन, और जाति के अंदर भी जाति में आरक्षण देना। तो इसका मुद्दा उठा, ये पंजाब द्वारा उठाया गया। 7 न्यायाधीशों की संविधान की बैठक बुलाई गई। इसमें 2024 का मुद्दा था। ये 2024 का मुद्दा था, तो ये आर्टिकल 14, 15, 16 को प्रतिच्छेद करता हुआ पर दिखाई दिया। प्रतिच्छेद करने का मतलब इसको टकराहट फील हुई इनमें। क्यों हुई? कि ये जो भी हैं समानता के अधिकार हैं 14, 15, 16, 17, इसमें आर्टिकल एक मिनट, आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार हैं। 18 में वादियों का अंत है, कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में बात करेंगे। लेकिन 14 से लेकर 17 तक क्या है? समानता का अधिकार है। तो इसमें 7 न्यायाधीशों की बैठक हुई, तो इसमें टकराते हुए 14, 15 और 16। 14 में भी 4 आते हैं, वो नहीं, 14 पूरा ही हुआ। 15 में 6 आते हैं, 15 में 5 आते हैं, 16 में 6 आते हैं, वो 5 आते हैं, 5वां EWS का हो गया, और 17 कोई ज़रूरी नहीं है। और उनका कार्य करते हैं आर्टिकल 341 और 342, ये भी पढ़ेंगे। चलो हम करते हैं। इसने क्या किया? आर्टिकल 14, 15, 16, 4 को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक अधिक आरक्षण को प्रदान करने में उपवर्गीकरण कर सकता है। ये बात करी तो 7 न्यायाधीशों की बैठक बैठी, उसमें भीतर मतलब कि सब क्वालिफिकेशन उपवर्गीकरण का बात से अनुमति दी जानी चाहिए। और 2005 में ये बातें चल रही थी, 2005 से आंध्र प्रदेश में। फिर इसमें आर्टिकल 341 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि अधिकतम जनजातीय गौरतलब सजातीय वर्ग में उप वर्गीकृत नहीं की जा सकती।
341 में तो कह दिया कि उपवर्गीकृत नहीं की जा सकती, लेकिन 342 में कह दिया इधर कि उपवर्गीकरण किया जा सकता है और सूची से हटाया जा सकता है, शामिल कर सकते हैं किसी को भी मूल वंश जाति में। और इसमें कह दिया है कि मूल वंशकारों के रूप में नामांकित कर सकते हैं। दोनों में ही ये दोनों आर्टिकल आपस में प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो आर्टिकल 14 क्या था? राज्य में समक्ष कानूनों के समानता। आर्टिकल 14 बोल रहा है कि कानूनों के अंदर समानता, समक्ष समानता। और आर्टिकल 15(4) बोल रहा है पिछड़े वर्ग में किसी अनुसूचित जाति विशेष प्रावधानों में सक्षम बनाता है। 16 में हो गया रोजगार अवसर में समानता। रोजगार जो भी चीज़ें हों उनमें समानता होनी चाहिए। SC ST OBC को ये नहीं कि भाई 2 बंदे SC के नहीं ले लिए, OBC के लिए नहीं, जनरल के ले लिए, SC ST के नहीं लिए, OBC के ले लिए, जनरल के ले लिए। इस प्रकार से जो भी नई चीज़ें होंगी उसमें हमारा सभी में समान अधिकार होगा। ये चीज़ें आर्टिकल 16 क्लोज 4 बोल रहा है। ठीक है, आर्टिकल ये पढ़ लिए 14, 15। ठीक है, 341 आपको बता दिया कि मूल जाति के अंदर नामांकित कर सकता है। और 341 तो बोल रहा है कि जातिगत मूल भाव में सूची में शामिल कर सकते हैं। कोई भी कानून बनाकर हम किसी भी सूची में शामिल कर सकते हैं। 341 2 बोल रहा है ये चीज़ें। बोले तो क्लोज 2 सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता। भाई उल्लंघन इसलिए नहीं करता ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये पहले से कह रखी है कि हम उसे अलग कर सकते हैं, उसमें शामिल करके अलग जाति में डाल सकते हैं। कि अलग करने का मतलब ये नहीं कि हम जाति को अलग, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि उस जाति से अलग जाति बना सकते हैं और उसमें हम अपन आरक्षण दे सकते हैं, अलग तरीके से बना सकते हैं। ये कहा गया है, वो इसलिए सोच के बनाया गया है कि यदि अपन 1987 से बात करें तो क्रीम लेयर होने की बातें स्टार्ट हो गई थी। नवसिंह सिद्धू केस, इंदिरा साहनी केस, इनमें क्रीम लेयर की बातें चली और आरक्षण को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई। नवसिंह सिद्धू केस में तो क्रीम लेयर की भी बात की गई, इंदिरा साहनी केस में भी की गई, लेकिन लागू नहीं कर पाए। एम नागराज केस में की गई। एम नागराज केस तो बहुत ही अच्छा था और इंदिरा साहनी भी अच्छा था। चलो बात करते हैं फिर आगे। मौलिक समानता के अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार रखना चाहिए। किसी भी वर्गीकरण को हम सियासित कर सकते हैं, पिछड़ा रहना चाहिए। राज्य की सेवाओं के लिए उचित निर्णय अधीन होने चाहिए। 100 पक्ष निर्धारित नहीं कर सकते। 100% आरक्षण लागू नहीं कर सकते हम किसी के लिए भी। बोले तो ये टकराट भी हो गई। अब चल रहा है ना अपना कि अभी EWS लागू किया तो अपन 60% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हो रहा है। चलो कोई नहीं, वो आप आगे बताएंगे क्या चीज़ है उसकी। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इंदिरा साहनी केस, हाँ इंदिरा साहनी केस ये आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बात उठाकर OBC को क्रीम लेयर आरक्षण के बाहर रखा। क्रीम लेयर बोले तो क्रीम लेयर बोले तो क्रीम लेयर बोले तो पता है कि जिस परिवार, फैमिली, जिस भी समुदाय को आरक्षण की सहायता नहीं हो, मतलब कि उसे वो सक्षम रूप से उस चीज़ के लिए काबिल हो चुका हो कि हमें उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता किस लिए नहीं है कि वो आसानी से पढ़ाई कर सकता है, उसकी फैमिली में जॉब कर रहे हैं, अच्छी इनकम हो, तो मतलब परेशान वो शिक्षा लेने में बाधित न हो वो,
उसकी परिवार। इसलिए और देखे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण देख सकते हैं टीना डाबी का। टीना डाबी की फैमिली में सिस्टर आईएएस बन गई। उसकी वो खुद टीना डाबी, उसके पेरेंट्स माता पिता बोले तो उसके पिताजी वो जज वगैरह हैं। तो उनकी फैमिली को क्रीम लेयर के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए। चलो अच्छी बात है। अब करते हैं आगे की मौलिक समानता एक पास अधिकार हो गए, या आपको हमने बता दिया, ये बता दिया। है ना, ये आपको पढ़ा दिया। चलो आगे इसके हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, कंक्लूजन की। क्या हमें सब क्या वर्गीकरण करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें वर्गीकरण करना, जाति के अंदर जातिगत भेदभाव होता है इस प्रकार से। तो चलो इसमें भी क्या दे रखा है कि समुदाय को कानून विशेष प्रतियोगिता के भी समानता को वार्ता करनी चाहिए सभी को बैठ के। जैसे मैंने क्रीम लेयर का आपका एग्जाम्पल दिया अभी, क्रीम लेयर में क्या चीज़ें हैं कि क्रीम लेयर में हमें किसको बाहर करना चाहिए, कि हर चीज़ की बैठक होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद हमें उस चीज़ के निष्कर्ष पे आना चाहिए। इस प्रकार से नहीं कि हम कागज़ों के अंदर कार्यवाही कर रहे हैं और चलो अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है। नहीं, हमें उस चीज़ को समझने के लिए ज़मीन पे ही आना चाहिए, भूतल पे आना चाहिए। फिर हमें उस चीज़ को लागू करना चाहिए भविष्य में। चलो अब फिर क्या है, इस संबंध में रोहिणी आयोग गठित किया गया इसमें। चल ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। केंद्र परियोजना हाल ही सुर्खियों में क्यों रही कि नीति आयोग ने सीसीएस प्रक्रिया सुधार लागू कर दी। सीसीएस का हो गया सेंट्रली स्पोर्ट्स स्कीम। क्या चीज़ें हैं ये सभी हम बात को बताएंगे। नीति आयोग द्वारा निगरानी में सभी केंद्रीय परियोजनाओं को डेमो 9 प्रमुख सीएसएस सहायता के हेतु परामर्श सदस्यता फोरम को शामिल करने के प्रस्ताव में आमंत्रित किए गए। ये क्षेत्र 9 है। 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं सीएसएस के अंदर? कृषि संबंध क्षेत्र, महिला बाल विकास शिक्षा क्षेत्र, सरकारी कौशल विकास क्षेत्र, ग्रामीण विकास क्षेत्र, पेयजल स्वास्थ्य क्षेत्र, जल संसाधन क्षेत्र, पर्यावरण वन क्षेत्र, सामाजिक समावेशन, कानून और व्यवस्था और दूसरी न्याय प्राधिकारी क्षेत्र। ठीक है, केंद्रीय परियोजनाओं के बारे में इसमें अरे कुछ भी स्कीम चालू करेंगे सेंट्रल नीति आयोग द्वारा, वो सीसीएस के अंदर होगी। तो इसमें 9 समझने का अर्थ यह है कि सीसीएस परियोजना जो भी सेंटर में परियोजना लागू होगी वो सीसीएस के अंदर आई। तो सीसीएस के अंदर में 9 परियोजनाएं, 9 क्षेत्र के अंदर परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी परियोजना है वो? कृषि के संबंध में, महिला बाल विकास क्षेत्र के संबंध में, शिक्षा क्षेत्र के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के लाभ कौशल के संबंध में, ग्रामीण विकास के संबंध में, पेयजल के संबंध में, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में, जल संसाधन के क्षेत्र के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, सामाजिक संबंध में, सामाजिक समावेशन, कानून के संबंध में और न्यायिक संप्रदाय के संबंध में। कुल मिला के ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हो रही होंगी। थी आपने पढ़ा होगा था S7 सस्टेनेबल विकास वाला, S16 सॉरी 7 का नाम होगा S, इसमें कि COP26 में आपको एम दिए थे S7। कुल उसमें से मिलते हुए फील हो रहे होंगे आपको। वही है कि भाई उनको पूरा करने के लिए सस्टेनेबल विकास S7 का 17 का मतलब हो गया SDG, सस्टेन ग्लोबल पार्टनरशिप या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समान विकास। ये 17 उसमें से कुल मिलते हुए आपको फील हो रहे होंगे। केंद्रीय परियोजनाएं
के बारे में परिभाषित आपको बता दिया केंद्रीय सूची कि केंद्रीय सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में हो सकता है। ठीक है, जो भी विशेषता होगी, जो भी परियोजना होगी, क्या तो वो सेंटर के अनुसार चलेगी, तो सेंटर में चलेगी तो वो उसे स्टेट में जाना होगा, तो ये दोनों मिक्स की क्या हो गई, समवर्ती। और दूसरी क्या हो गई, राज्य ही निकालेगी कोई भी प्रोग्राम, वो कौन सा हो गया, राज्य सूची में। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको देख के पता चल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो कौन से आपको समवर्ती सूची के अंदर आ रहे हैं और कौन सी राज्य सूची के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। केंद्रीय परियोजनाओं हम आपको बता चुके हैं, वैकल्पिक योजनाएं हो गई, और वित्त पोषण राज्य के अंदर धनराशि सीधे वित्त जमा की जाती है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार 14 CSS, ये हम आपको बता दिए कि 14 वित्त आयोग के अनुसार 2017 के अनुसार इसमें भेदभाव समाप्त करने के लिए ये चलाई गई। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है जो हम आपको अब बता रहे हैं, 8 पूर्वोत्तर 3 महिलाओं में राज्य की हिस्सेदारी, शायद कुछ गहरा हो गया, लोग कम कर लेते हैं। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्य शामिल किए गए और 3 महिलाएं, तो 3 हिमालयी महिलाएं याद आते नहीं, 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्य इसमें शामिल किए गए, और जिसका अनुपात कितना रखा गया, 90:10। मतलब पूर्वोत्तर राज्य को तो 90% दिया जाएगा, और हिमालय जो है ना राज्य, उनको 10%। अन्य केंद्र में, सेंटर में, स्टेट में कितना रखा, 60:40, जो हमेशा रखते हुए आते हैं। विधानसभा नहीं है जिसमें 100% किया जाएगा, निगरानी में किया जाएगा। चलो, CSS का उचित सिद्धांत निचले स्तर में जो आपको बता दे कि भाई सबको देना, सभी को समानता होना, राज्य में समानता होना, मेरिट प्राथमिकता देना, भाई सब्सिडी वालों को थोड़ा ज़्यादा गरीबों की सहायता हो जाए, इस प्रकार से इसका एम रखा गया। मेरिट गुड्स के आधार पर सेवाएं देनी चाहिए हमें, ये देनी, मतलब कि भाई वो गरीब, आजकल क्या होता है, वो कार्ड होता है ना गरीबों की मदद, BPL वाला, इस प्रकार से देख के हमें देनी चाहिए। और इसमें असमानता से दूर रखना चाहिए, तो आर्टिकल 38 दूर होना चाहिए, आर्टिकल 45 कमज़ोर वर्ग हितों का वो होना चाहिए, शिक्षा का हो गया, ये कमज़ोर वर्गों का हो गया, और लोग स्वास्थ्य का आर्टिकल 47। चलो, समस्या क्या क्या हो सकती है, भाई सही तरीके से बंटना चाहिए, तो नहीं बट रहा तो इसमें ये होना चाहिए, योजनाओं सभी को समान पहुंचाना चाहिए। 18 योजनाएं हैं, 18 योजनाओं में शामिल, जो मैंने CSS बोला तो SDG बताया था आपको 17, लगभग उसी के आधार पे ये CSS, क्योंकि जब CSS कंप्लीट होगा तो SDG के प्रोग्राम भी कंप्लीट होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये मिलते जुलते हुए आपको फील हो रहे होंगे। तो चलो, राष्ट्रीय कृषि परियोजना भी होगी। फिर इसमें क्या है कि राज्य योजनाओं के संबंधित किस अधिक संख्या, किसी भी योजना के द्वारा लघु गठित होने वाले प्रयासों को दोहराया जाना चाहिए, संघ में सूची संबंध मध्यों में होना चाहिए, तो वन साइड से जो CGS बेहतर निगरानी हो चाहिए, अभाव होना चाहिए, आगे क्रिया क्या होनी चाहिए, जैसे कि इसमें जो भी, इसमें एक तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपने ये पढ़ा और इसमें ये पता चला ये कमी होनी चाहिए, तो ये दूर कमी करना चाहिए, जैसे कि वित्त भी प्राथमिकता देना चाहिए, भाई वित्त पोषण वालों को प्राथमिकता देनी चाहिए 15 वित्त। और इससे दूसरा क्या है, बजट में थोड़ा सा व्यय बहुत कम है, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसमें वित्त पोषण में आरंभिक सीमा 2005 में कही गई CSS के अनुसार शुरू की जानी चाहिए, वार्षिक 300 करोड़ से अधिक हो, मतलब कि भाई इसका बजट कम आया तो इसका 300 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, मौजूदा में लघु में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुद्रास्फीति
मुद्रास्फीति सूचकांक इन्फ्लेशन पर आधारित होनी चाहिए। कितना इन्फ्लेशन 2 साल में संशोधित किया जाना चाहिए कि भाई संशोधित इसलिए किया जाना चाहिए कौन से गांव में, कौन से राज्य में, कौन से में ज़्यादा बढ़ रही है, कौन ज़्यादा में कम योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना चाहिए, संशोधित होते रहने चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। निगरानी में आप डेटा, वही गवर्नेंस में डेटा होना चाहिए, उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। चोरी को रोकने के लिए थोड़ा सा वो देर आप बता दें कि थोड़ा सा आजकल एआई का वो है, एआई से भी बचा के रखना चाहिए। क्योंकि लोग आते हैं उसमें एआई का इस्तेमाल करके, कोई भी राशन, जैसे कि गेहूँ लेने आए राशन की दुकान पे, तो वो एआई का आता है आजकल सिस्टम, तो उस इंसान की फ़ोटो दिखा के उस इंसान से बदल देते हैं चेहरा उसमें। तो ये बहुत सी चल रही हैं आजकल। तो एआई का इस्तेमाल को पता लगा लेना चाहिए। आउटपुट थोड़ा समय समय पे कमेटी के लोग बिठाने चाहिए, उनकी जांच करती रहनी चाहिए, योजनाएं कैसी चल रही हैं। इस प्रकार से हमें इसका निष्कर्ष निकालते रहना चाहिए। चलो 1 मिनट टाइम दो थोड़ा सा। अब चलते हैं मैं आगे की तरफ। सुशासन, नागरिकों में भागीदारी क्या होनी चाहिए भाई? सुशासन क्या होता है, कभी सुना आपने? सुशासन मतलब अच्छे तरीके से शासन चलते हुए रहना चाहिए। इसमें नागरिकों की किस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए। ये मुद्दा क्यों उठा कि एम गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म है। एम गवर्नमेंट एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, इसको 10 साल पूरे हो गए। तो और इसमें उस प्लेटफॉर्म में लोगों की कितनी हिस्सेदारी कैसी रही, तो उसमें क्या अच्छा रहा। तो इसलिए उससे 10 साल पूरे होने के लिए माय गवर्नमेंट को, ऐप को, उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दिए, तो लोग मतलब कि ये मुद्दा बन गया। और 10 साल पूरे हो गए और जुलाई में शुरू किया इसको, और जुलाई के 2014 में, अब 2024 हो गई, तो ये अगस्त की है, तो ये 10 साल हो गए इसको। तो किस प्रकार से अपना अच्छा वो रहा, किस प्रकार से क्या रहा, चलो बात करते हैं। भाई माय गवर्नमेंट एक ऐप प्लेटफॉर्म जिससे 10 साल पूरे हो गए। माय गवर्नमेंट ऐप क्या है भाई? पीएम द्वारा चलाया गया एक ऐप है जो कि 2014 में चलाया गया। भागीदारी प्लेटफॉर्म है जो नीति निर्माणों व नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए कई निकाय मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। अच्छा ऐप है, आप भी डाउनलोड करें और उसमें देखिए क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से मंत्रालय को जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, किस प्रकार से आपको कैसे फील करवाता है। तो माय गवर्नमेंट ऐप को डाउनलोड करें और चेक करें और लोगों की राय प्राप्त करें। इसमें सबसे अच्छी बात है, और अपनी भी राय दें। आप भी देश के नागरिक हो तो अपनी राय भी अवश्य दें इस ऐप में। भाई कहीं तो नहीं दे सकते, अभी घर वालों के बीच में तो नहीं दे सकते, ऐप पे देख लो, पता नहीं आपकी राय अच्छी मान ली जाए। भाई फैमिली वाले तो पीट दें आपको, तो बोलते हैं ना बर्थडे मत मनाओ, तो बर्थडे होने का इसमें एहसास कर लो क्या मिलता है आपको। माय गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड करो और अपनी भी राय दो और दूसरों की राय भी समझो। चलो मजाक सेट की हुआ, चलते हैं आगे। 2014 में इससे 7 लोगों ने पंजीकृत किया। प्लेटफॉर्म माय गवर्नमेंट साथी के रूप में जाना गया। ये अभियान क्या है? लाइफ है ये ऐट अभियान पर्यावरण संबंधी और जलवायु संबंधी के लिए प्रेरित है और विश्व चुनौतियों को निपटने के लिए व्यापक है। स्टेप ऑनलाइन G20 की अध्यक्षता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना शुरू की गई। इसमें ऑनलाइन जोखिमों के साइबर को बचाते हुए अच्छे प्रयास किए गए और अच्छी साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया। ये था इसमें लाइफ हाई, तो मुझे पता था लाइफ हाई। और स्टे सेफ्टी, भाई अपनी सेफ्टी, स्टे सेल्फ ऑनलाइन किस प्रकार से अपन वो कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें मल्टीप्लेयर सुपर फूड, भाई इसमें पोषण किस प्रकार से बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं।
अगुण वेब के 3 स्तंभ थे: प्रोत्साहन करना, चर्चा में करना और प्रसार करना। भाई कोई भी चीज़ को हम लॉन्च करेंगे, कोई भी चीज़ को मार्केट के अंदर लाएंगे तो क्या होंगे, उसके बारे में बताएंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका प्रचार होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसकी चर्चा करेंगे लोगों के सामने। यार ऐप तो बहुत अच्छा है, लोग तो मेरी सुनते नहीं है, लेकिन उस ऐप में ज़रूर सुना जा रहा है। समझ पा रहे हो कि लोग तो मेरी सुन नहीं रहे लेकिन ऐप वाले सुन रहे हैं। तो तू भी कर, तेरी भी राय रख कि थोड़ा काम करे ये। ठीक। तीसरा क्या हुआ, उसका आपने अपनी राय रखी, लोगों को पसंद आई, लोगों को पसंद आई तो वो फैल गई। आजकल जैसे कि सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ें फैल रही हैं, सब समझ रहे हो, तो आपकी राय फैल गई, अच्छी राय थी, तो आपको लोगों ने पहचानना स्टार्ट कर दिया, लोग अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे, तो इसमें फ़ायदा भी होता है। ठीक है। तो इसमें 3 स्तंभ बनाए गए। भाई पहले तो प्लेटफॉर्म को लॉन्च करो तो उसका एडवर्टाइजमेंट करो, बोले तो फिर उसमें चर्चा करो, उसकी सामूहिक कोई भी चीज़ की चर्चा करो तो अपना राय दो, तो राय उसकी फैलेगी। चलो, इसमें भागीदारी कैसे कर सकते हैं भाई, इस समस्या को में अधिकारी जवाब दे ठहराते हैं, पारदर्शिता खुलेपन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए RTI साथियों को जवाब दे सशक्त बनाता है। चलो आगे बात करते हैं सेवाओं का वितरण, मतलब कि इसमें किस प्रकार से ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, सार्वजनिक परिणामों को देखा जाता है। उदाहरण के लिए देश सरकार द्वारा क्लिनिक में, मतलब दिल्ली सरकार में जो चीज़ें चलाई गई थी कि गली गली में जाके क्लिनिक खोले, क्लिनिक ना खोले तो ऑनलाइन उसका सेवाओं को बढ़िया सुधार किया जा सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मूल्य संविधान ठीक से समावेशिता विकास का बढ़ावा मिलना, सभी को समान साथ बढ़ावा मिलना चाहिए। और उदाहरण के लिए जैसे कि सीमा लेखा परीक्षण गरीबों के लिए हो जाए, प्राथमिक देने में मदद करती है। विश्वास निर्माण, विश्वास निर्माण क्या है? विश्वास निर्माण कार्यक्रमों के नागरिकों को सक्रिय भागीदारी, लोगों को विश्वास में बढ़ावा मिले, और लोगों को कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ करें तो इसमें विश्वास हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। नवाचार, भाई एडवर्टाइजमेंट हो गई कि भाई दिखाना चाहिए। इसके साथ चुनौती क्या है कि प्रतिष्ठा की कमियाँ होती है इसमें, कि संसाधन तो ज़्यादा हो गए, लोग देखने वाले कम हो गए। अब लोग इंस्टाग्राम को देखेंगे तो आपके माई गवर्नमेंट ऐप पे अच्छी चीज़ पे कैसे जाएंगे, चीज़ यही है। तो थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे इन चीज़ों से, सोशल मीडिया को थोड़ा इस्तेमाल कम करें, अच्छी चीज़ों पे जाएं थोड़ा सा। इसमें भागीदारी किस प्रकार से निभाएंगे, इसमें बाधा आ सकती है, कोई गलत कमेंट कर दिया, कोई गलत राय दे दिया तो मुद्दा बड़ा बन के उभर सकता है। इसमें आ गया कि तानाशाही चल सकती है कि किसी एक पर्सन है वो फेमस हो गया और उसके विचार क्या एक तरफा हैं, तो और वो फेमस हो गया और उसमें उसकी पॉपुलैरिटी होने लगी उसी पर्सन की, तो एक तरफा विचार चलने लग जाएंगे। तो एक तरफा विचार चलने लग जाएंगे तो तानाशाही की थोड़ी सी लगता है मुझे, तानाशाही, नागरिकों को प्राप्त फीडबैक के भरोसा भी होना चाहिए। इस बंदर में सरकारी विश्वास की कमी, भयभीतिवाद, सरकार सुशासन होना चाहिए। आगे की राह आपको पता है, एक भी अच्छा होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, समावेशिता विकास होना चाहिए, शिकायत का होना चाहिए, इसमें विश्वास बनाने के लिए तुरंत समाधान होने चाहिए। ठीक है, फीडबैक अच्छा होना चाहिए। चलो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी और चौथी चीज़ें और पढ़ेंगे, 4 चीज़ें पढ़ेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। क्लास बहुत बड़ी हो गई, 4 चीज़ें हो जाएंगी फिर। ठीक है, अब करेंगे सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री। क्या है सिविल सेवाओं में लेटरल? बैकडोर एंट्री बोल लेता हूँ, कि एग्ज़ाम देते नहीं है लेकिन पीछे से आ जाते हैं। आजकल मुद्दा चल रहा है कि 45 पदों पर लेटरल भर्ती लेटरल एंट्री जरिए भर्ती लोक सेवा UPSC में द्वारा विज्ञापन को वापस ले लिया। कि 45 पदों पर भर्ती निकली थी लेटरल एंट्री की, उससे UPSC ने वापस ले लिया।
क्या थी कि SC ST OBC क्या चीज़ें थी देखो, में आरक्षण नहीं है। और 2009 में 18 में कार्मिक प्रश्न विभाग जो कि सेंट्रल के द्वारा चलाया हुआ है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, यूपीएससी में लिखे नंबर का उल्लेख। इन पदों पर वर्तमान में SC ST OBC निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं है। और यदि ये चित है तो OBC ST OBC उम्मीदवार करना में समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेटर एंट्री व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? चलो, सार्वजनिक विकास नौकरियों में 13 पॉइंट मध्य लागू किया गया। इसमें 3 रिक्तियां भर्ती आरक्षण को लागू नहीं की जा सकती। यूपीएससी में पहला रिक्त विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें एक 13 पॉइंट रोस्टर अनुसार 16 रिक्तियां SC ST 12 OBC उम्मीदवारों के लिए, 4 रिक्तियां EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। पहले क्या था कि इसको आरक्षण नहीं था, इनको आरक्षण था, और अब क्या होगी, इनमें होगी, लेकिन रोक लगा दी इन पे। प्रत्येक अलग अलग विस्थापित किए गए सभी प्रभावित थे। एक पद में आरक्षण नहीं है, चूँकि लेटरल एंट्री में इसमें आरक्षण लागू नहीं होता। अखिलेश बनाम केस, जिसमें कि 16 और 4 का उल्लंघन हो रहा है कि सभी को समानता होनी चाहिए, इसमें समानता नहीं दिखाई दे रही। आर्टिकल 14 से 18 समानता, और 16 तो अफसर की समानता, भाई नौकरियों में हो, कोई भी चीज़ हो उसमें समानता होनी चाहिए बोल रहा था। लेटर एंट्री के बारे में, वरिष्ठ स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए इसमें बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जा सकती है। बहुत बड़ी पोस्ट है तो सीधा IAS बना रहे हैं, तो इसमें बाहर से मंत्रालयों के विभागों के मध्य। और परंपरागत परीक्षा की प्रक्रिया के मध्य यूपीएससी द्वारा आयोजित पदों में भरा जा सकता है। उदाहरण के लिए मुख्य सलाहकार 3 से 5 साल की अवधि में संवैधानिक भर्ती है, 3 से 4 साल का टाइम लेती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम द्वारा फैक्टर परीक्षा के माध्यम से लेटर एंट्री कर सकते हैं। लेटर एंट्री का विकास 1916 में गठित हुई, 1966 में ये गठित हुई। मोरजी देसाई इसमें अध्यक्ष रहे, मोरजी देसाई अध्यक्ष थे इसमें। 2016 में थरूरी की अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति बनी। इस समिति के विधि क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रशासन में शामिल करने के लिए सिफारिश की गई। भाई साहब, जो बढ़िया समान हो उनका, वो समान तो हो लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए ना उतना। एक तो 900 पोस्ट पे लोग 7 से 6 लाख एग्ज़ाम देते हैं, वो भी इतनी गहरा कंपटीशन है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, फिर भी उनमें से हम 900 को लेते हैं। यहाँ पे 45 को ले रहे हैं बिना एग्ज़ाम के, ओनली सिफारिश के आधार पर। नहीं, गलत है ये चीज़। तो मैं तो नहीं बोल रहा गलत है, लेकिन कमेटी बोल रही है, लोग बोल रहे हैं तो गलत है, इसलिए मैंने भी गलत बोल दिया। भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा अभी। लेटर एंट्री को संस्थागत बनाने की सिफारिश की गई। नीति आयोग 2017 में बना, 2014 में बना था नीति आयोग। तो मध्य वर्ग को गवर्नमेंट सचिवों के सेक्टर ग्रुप में STG SGOS के माध्यम से ट्रेंड की गई। 2018 में की गई। के परिणाम, प्रमुख अधिकारियों को दूर करने DOP के अनुमान रिपोर्ट जारी की गई। IAS में आवश्यक संख्या इतनी थी, ये थी, मतलब कि कुल मिला के लेटर एंट्री के मुद्दे क्या हैं? 3 से 5 साल में ये भर्ती हो जाती है। संवैधानिक प्रावधानों को टकराव हो रहा है, हितों को टकराव हो रहा है, रिवॉल्यूशन डोर गवर्नमेंट हो रहा है, जवाबदेही की चिंताएं बढ़ रही हैं,
स्तर में अनुभव की कमी बढ़ रही है। जो मैं बता रहा था कि भाई साहब एक तो लोग 12 पेपर फाइट करके आ रहे हैं, 11 फाइट, इंटरव्यू, मेंस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये फाइट करने के बाद लोग 900 आ रहे हैं। 900 में भी आईएएस में 50 से 60 पद होते हैं, उनमें हो रहे, और एक सीधा 45 पे लोग आ रहे हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए हुए। उनका पता नहीं सोचने का स्तर कैसा है, वैचारिक भाव कैसे हैं, लोगों से किस प्रकार से संबंध बना रखे हैं, क्या है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आगे की राह क्या है कि डिजिटल एंट्री की सुधार में कमी को दूर किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। भाई उसमें बड़ा एक समूह है, उसमें लोग तैयारी करें, कौशल प्रभावी बनाएं। आईएएस आईपीएस अधिकारी नीति डोमेन के अधिकार प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए। अधिकारियों की भूमिका में एक रूपता लानी चाहिए। सक्षमता निर्माण आयोग, मिशन ट्रेनिंग चलानी चाहिए। सिविल सेवाओं के लिए कॉरिडोर को बढ़ावा देना चाहिए। करियर प्रबंधन को बढ़ाना चाहिए। कॉरिडोर नहीं, करियर को। मुझसे भाई क्लास खूब ले रहा हूँ तो मुझसे निकल रहा है। सिविल सेवाओं के लिए करियर को प्रबंधन को बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में वर्षों में ज्ञान अच्छी उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा उसके अध्ययन में भी वृद्धि होती रहनी चाहिए। 2 स्तरीय होनी चाहिए। आरबीआई आईएएस 2 स्तरीय सिफारिश की गई, जो 25 वर्षीय आयु के वर्ग के, इसमें अच्छा वर्ष भी दे दिए। चलो आज आपको इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे सिरोगेट्स विज्ञापन, थोड़ा सा पढ़ के आए। थोड़ा सा फास्ट तो बहुत कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप पढ़े हुए होंगे। आपको बस ओनली समान ये भी पढ़ाऊँगा। कल आपको विधायक आकलन हो गई, संक्षिप्त सुर्खियाँ। कल आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट में ले जाएंगे, पार्ट सेकंड में ये भी पढ़ा देंगे। बहुत ईजी चीज़ें हैं जो मैन थी अपन ने पढ़ ली, ठीक है, जो मैन थी वो पढ़ ली। तो चलो गुड नाइट। ये वीडियो अपलोड कर दूँगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा जो भी कमियाँ में बताएं, फिर धीरे बोलें। हमें पता है हम तेज़ पढ़ा रहे हैं, पर थोड़ा सा करें क्या, आगे से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। टाइम का अभाव था, थोड़ा सा देखना था आज। चलो धन्यवाद। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका चरित्र आपका इस प्रकार से बनाए कि किसी को भी आप साथ रहे तो उसको ये फील ना हो कि आप एक अच्छे पर्सन के साथ नहीं है। बोले तो अपना व्यवहार इस तरीके से बनाएं कि बड़ों का सम्मान, छोटों का आदर करते रहें। और किसी भी जगह बैठें तो आपको बैठने से दिक्कत ना हो किसी को। बस धन्यवाद, थैंक यू।